पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था ने एक जबरदस्त करवट ली है। कुछ ऐसे बड़े सुधार हुए हैं जिन्होंने देश की तस्वीर बदल दी, तो वहीं कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। तो आइए इस आर्थिक उथल-पुथल की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। चलिए शुरुआत सीधे एक आंकड़े से करते हैं। सोचिए, सिर्फ एक दशक के अंदर भारत की नॉमिनल जीडीपी 3 गुना बढ़ गई। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव का साफ संकेत है। ये जो जबरदस्त उछाल हम देख रहे हैं, इसी की वजह से आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। ये आंकड़े अपने आप में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की कहानी कह रहे हैं। पर असली सवाल तो यही है, इन बड़े बड़े हेडलाइन नंबर्स के पीछे की असल कहानी क्या है? वो कौन से सुधार थे जिन्होंने इस ग्रोथ को इतनी रफ्तार दी, और इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? दुनिया के मंच पर भारत की भूमिका कैसे बदली? चलिए इन सभी पहलुओं पर एक एक करके नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी पॉलिसी बदलावों की जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ल दी। ये वो सुधार हैं जिन्हें इस पूरी ग्रोथ की नींव माना जाता है। इन सुधारों में सबसे बड़ा नाम आता है जीएसटी का। इसका मकसद एकदम साफ था, देश में चल रहे 17 अलग अलग तरह के टैक्स को हटाकर एक सिंगल सिंपल टैक्स सिस्टम बनाना, यानी एक देश एक टैक्स। इसके साथ ही कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया। कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती की गई ताकि देश में निवेश के लिए बेहतर माहौल बने और कंपनियां तेजी से आगे बढ़ सकें। अगला बड़ा मोर्चा था बैंकिंग सेक्टर। यहाँ एक साथ 3 बड़े काम हुए। पहला, आईबीसी जैसा सख्त कानून लाया गया ताकि डूबे हुए कर्ज से निपटा जा सके। दूसरा, सरकारी बैंकों में पैसा डाला गया ताकि उनकी हालत सुधरे। और तीसरा, कई सरकारी बैंकों को मिलाकर उन्हें बड़ा और मजबूत बनाया गया। और नतीजा, सरकारी बैंकों के बैड लोन्स का स्तर घटकर लगभग 3% पर आ गया। और फिर शुरू हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक महाअभियान। सड़कें हों, रेलवे हो या एयरपोर्ट्स, हर तरफ बड़े पैमाने पर काम हुआ। इससे देश भर में कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार मिली। तो ये तो हुई मैक्रो इकोनॉमी की बात, पर चलिए अब देखते हैं कि इस ग्रोथ का असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ा और कहाँ नहीं पड़ा, क्योंकि कहानी यहाँ से थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। सबसे पहले बात वित्तीय समावेशन की, जहाँ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। जन धन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को पहली बार फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन यहीं पर एक दूसरा पहलू भी है। इतने सारे खाते खुलने के बावजूद इनमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें कोई लेन देन ही नहीं हो रहा। ये दिखाता है कि लोगों तक पहुंचना और उनका सिस्टम में एक्टिव हिस्सा लेना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अब बात मेक इन इंडिया की। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार पीएलआई स्कीम लेकर आई, जिसका मकसद था भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। और हाँ, इस स्कीम ने भारी भरकम निवेश भी खींचा। पर यहाँ भी कहानी में एक पेंच है। निवेश तो आया, लेकिन कंपनियों को जो पैसा मिलना था वो बहुत धीरे धीरे जारी हुआ। और तो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी जहाँ की तहाँ अटकी रही। ये दिखाता है कि योजना की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। ये जो के शेप रिकवरी की बात होती है, वो यहाँ बाजार में साफ दिखती है। मतलब अर्थव्यवस्था में जैसे 2 अलग अलग दुनिया बन गई हैं। एक तरफ लग्जरी गाड़ियों और महंगे फ़ोन की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ों जैसे 2 व्हीलर्स की बिक्री बुरी तरह गिरी है। ये एक गहरी होती आर्थिक खाई की तरफ इशारा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, रोजगार। जीडीपी के आंकड़े तो बढ़े, लेकिन उस रफ्तार से अच्छी नौकरियां पैदा नहीं हो पाईं। अवैतनिक पारिवारिक काम में बढ़ोतरी ये संकेत देती है कि लोग मजबूरी में बिना पैसे के काम कर रहे हैं, जो कि एक आर्थिक संकट का लक्षण है। अच्छा, अब जरा नजरिए को बदलते हैं और देखते हैं कि भारत की ये घरेलू आर्थिक कहानी दुनिया के मंच पर उसकी भूमिका और महत्वाकांक्षाओं को कैसे तय कर रही है। सिर्फ रक्षा निर्यात को ही देख लीजिए। इसमें जो जबरदस्त उछाल आया है वो एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा निर्माता और निर्यातक भी बन रहा है। सोचिए, 34 गुना की बढ़ोतरी। आत्मनिर्भरता की ये कहानी और भी मजबूत हो जाती है जब हम देखते हैं कि अब ज्यादातर नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भारतीय कंपनियों को ही मिल रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक सीधा नतीजा है।
हालांकि जब बात चीन से मुकाबले की आती है तो जमीन की हकीकत को भी देखना जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के निर्यात की रफ्तार बढ़ी है, लेकिन आज भी चीन और भारत के बीच का फासला बहुत बहुत बड़ा है। भारत की इसी नई और मुखर विदेश नीति का सार विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस एक बयान में छिपा है। साफ है कि भारत अब वैश्विक मामलों में एक बड़ी भूमिका चाहता है और अपनी बात को पूरी मजबूती से दुनिया के सामने रख रहा है। घरेलू मोर्चे पर भी एक साथ दोहरी रणनीति पर काम होता दिखा। एक तरफ महंगाई को काबू में करने की कोशिशें थीं, तो वहीं दूसरी तरफ आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के दावे भी किए गए, जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? इस दशक से क्या सबक मिलते हैं और भविष्य की राह कैसी दिख रही है? तो देखिए, अगर इस पूरे दशक का हिसाब किताब देखें तो तस्वीर मिली-जुली है। एक तरफ डिजिटल क्रांति, यूपीआई, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय समावेशन जैसी जबरदस्त कामयाबियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नौकरियों की कमी, बढ़ती असमानता और कुछ अधूरे सुधार जैसी बड़ी चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। भारत अब एक नए राजनीतिक दौर में है, तो क्या वो अपनी सफलताओं की नींव पर और ऊंची इमारत बनाएगा, या फिर जो चुनौतियां आज भी मौजूद हैं वो उसकी आर्थिक कहानी को कोई नया मोड़ देंगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।